नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म से सभी सोशल मीडिया पर परीक्षा जेएन से एक चैनल है, आप वहां जाकर उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स और आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके और सही तरीके से पहुंच सके, मतलब मिल सके, कुल मिला के गेट इट। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं हम और इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के 4 पार्ट हो चुके थे, लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कराएंगे और जितना हो सकेगा। चलिए, तो इंडियन पॉलिटी में, और देखिए आप सभी के लिए पहले तो हम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं आपको, यानी सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 बस आने ही वाला है कुछ समय बाद, तो सभी को, आपके परिवार को, आपको सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माता पिता के जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उनके जो आकांक्षाएं हैं आपसे, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करें और एक नया रेजोल्यूशन लेकर आएं। अपने दिल में ये ठान कर बैठें कि हमें कुछ नया करना है इस साल। नया इन द सेंस कि जो भी पुराना था, जो भी आपसे लोग बिछड़े हैं, ठीक है, जो भी आपके लोग करीब आए हैं, या अपने एम को लेकर, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि जीवन में या तो रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं या आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो महत्वपूर्ण है। अब रिश्ते में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके माता पिता के साथ जो रिश्ता है आपका, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दूसरी बात हम करते हैं जैसे कि आपके भाई बहन के साथ जो रिश्ता है, आपके दोस्त और कलीग्स के साथ जो रिश्ता है, और आपकी मोहतरमा के साथ जो आपका रिश्ता है, उसके साथ वो रिश्ता बना रहे, हम ये चाहते हैं। तो लेकिन यही बात है कि हर व्यक्ति की लाइफ में जो रिश्ता होते हैं और जो लक्ष्य होता है, ये दो ही चीज महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पता है कि वो खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके रिश्ते अच्छे मिल जाएं और जिसको लक्ष्य अच्छा मिल जाए, वही सबसे खूबसूरत खुशनसीब वाला इंसान होता है। तो चलिए, इसका मतलब 2025 में जब आप कूदेंगे, जंप करेंगे, तो आपको कई सारे चैलेंजेस मिल सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियां लाए, बहुत खुशियां। चलिए, लेकिन खुशी और दुख एक साथ चलता है, तो मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन दुखों से घबराए नहीं, दुखों से भागे नहीं। उस डर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी मुकदमा यह होता है कि जब आपको डर खत्म करना है तो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो बस मैं यही चाहता हूं, यानी कुल मिला के देखो, अभी नया साल भी नहीं आया, फोन भी आने लग गए हमारे पास। तो हमारे मित्र, हमारे कलीग्स के जो दूर दूर बैठे हैं वो फोन कर रहे हैं, बताइए, एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए, और मैं आपके सामने खुद आ गया चलकर। तो चलिए, नए वर्ष के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके जीवन में वो पल, वो मोमेंट ऐसे आए जो आपने कभी सोचे होंगे। बस हम तो यही कामना करते हैं आप सभी से। और इंडियन पॉलिटी में हम आज स्टार्ट तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरा कराएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को आज हम खत्म भी करा सकते हैं, ये भी है, क्योंकि आज जो भी था आज वो समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा चल रहा था, इसको हमने कई सारे नामों से भी पुकारा है, जैसे कि संघीय न्यायालय इसको कहते हैं, शीर्ष न्यायालय इसको कहा गया, अपीलीय न्यायालय इसको कहा गया, परामर्शी न्यायालय इसको कहा गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको कहा गया। यानी कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को एक नहीं बल्कि कई नामों से भी जाना जाता है। और ये मैं नहीं, ये जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस सुप्रीम कोर्ट को कई सारे नामों से बतलाया गया था। ये एक नाम नहीं है। सुप्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ा, मुखिया, सुप्रीम का मतलब यह है। तो सुप्रीम के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट जो सभी न्यायालयों में बड़ा होता है, जिसके फैसले सभी पर लागू होते हैं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के हम कार्यकारी, यानी सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं कार्य क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के शक्तियां एवं कार्य क्षेत्र अधिकार। तो ये कुछ हम बातें कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्षेत्र अधिकार, इसमें मैंने प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार करा दिया था, ओरिजिनल जुडिक्शन करा दिया है, उसके अलावा मैंने एपेलेट जुडिक्शन करा दिया था। लेकिन अब जो तीसरी शक्ति आती है वो है, और कोड ऑफ रिकॉर्ड मैंने करा दिया था, जिसमें कोड ऑफ कंटेम्प्ट की बात की गई थी। तो कोड ऑफ कंटेम्प्ट
ओरिजिनल जुडिक्शन एंड एपेलेट जुडिक्शन को मैंने करा चुका हूं, लेकिन अब जो कार्य क्षेत्र अधिकार, जो शक्ति आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आता है परामर्शी क्षेत्र अधिकार। क्या आता है? परामर्शी या सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। इसे कहते हैं इंग्लिश में एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब सुप्रीम कोर्ट में यह है और इसका अर्थ आज हम समझने की कोशिश करेंगे और यह किस अनुच्छेद में आता है यह भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कार्य क्षेत्र अधिकार में हमारे पास एक जुडिक्शन आता है जिसका नाम है एडवाइजरी जुडिक्शन, यानी सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। सलाहकारी क्षेत्र अधिकार और सलाहकारी क्षेत्र अधिकार यानी आता है इसमें एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब क्या है और इसको हिंदी में परामर्शी क्षेत्र अधिकार भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? परामर्शी क्षेत्र अधिकार। तो परामर्शी क्षेत्र अधिकार और सलाहकारी क्षेत्र अधिकार और एडवाइजरी जुडिक्शन ये एक ही शब्द है। तो परामर्शी का मतलब होता है कि कोई ना कोई किसी को परामर्श दे रहा है, कोई ना कोई किसी को सलाह दे रहा है, लेकिन ये सलाह किसके द्वारा ली जा रही है और किसको दी जा रही है, इंपॉर्टेंस इस चीज का है। तो चलिए, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 143 में आता है। किसमें आता है? संविधान के अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी अनुच्छेद 143 में। 143 में यह आता है और 143 संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को परामर्शी क्षेत्र अधिकार की शक्तियां दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी को परामर्श दे सकता है, लेकिन किसको दे सकता है? तो चलिए बात कर लेते हैं। आज आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति हमारे भारत के संवैधानिक मुखिया होते हैं और भारत का राष्ट्रपति को यदि किसी भी कानून में से संबंधित कोई पेचीदा कानून है, कोई गंभीर कानून है, किसी कानून पर या किसी तथ्य पर उसको कोई समस्या आ गई है, वह उस कानून को समझ नहीं पा रहा है या कोई उस कानून से कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले अनुच्छेद को हम लिख लेते हैं कि यह अनुच्छेद क्या कहता है। तो सभी लिखेंगे कि इस अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति, यहां से ये हटा दीजिए और यहां से ये कनेक्ट कर दीजिए। राष्ट्रपति किसी कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, परामर्श ले सकता है। लेकिन बच्चों मुद्दा इस बात का है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यह राष्ट्रपति की पावर है और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। दोनों एक ही बात है। तो आर्टिकल 143 में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी कानून पर या किसी तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। लेकिन यह कानून है कैसे हैं, ये कानून किस प्रकार के काम करते हैं, इन कानूनों से कौन कौन से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जब विवाद उत्पन्न होगा या राष्ट्रपति को कोई कानून समझ में नहीं आ रहा है, तब उस स्थिति में यह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। जैसे कि आर्टिकल 143 को दो भागों में बांटा गया है। पहला है 143 आर्टिकल, यानी 143 आर्टिकल सब क्लॉज 1 और दूसरा है आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 ये कहता है, चलिए इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 143 को दो भागों में बांटा गया है। तो सभी लिखेंगे कि अनुच्छेद
143 और अनुच्छेद 143 को दो भागों में बांटा गया है, पहला और दूसरा। पहला जो है इसको कहते हैं अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 1, दूसरे को कहा जाएगा अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 2। तो अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 1 यह कहता है कि जब राष्ट्रपति को लगे कि सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून पर या किसी भी तथ्य पर कोई समस्या है उसे, तो वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने को कह सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह या मशवरा मांग सकता है। सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, जिससे लोगों का हित जुड़ा हो, वह कानून जिससे लोगों का हित जुड़ा हो वह कानून, उस कानून पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो कानून होते हैं, जैसे कि मान लो कोई जमीन का मुद्दा है, कोई घर का मुद्दा है, या कोई ऐसा कानून है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, जिससे लोगों को लाभ पहुंच रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, उससे जुड़ा कोई भी कानून है, कोई भी फैक्ट है, उससे संबंधित राष्ट्रपति जो है उससे संबंधित कानून से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह मांग सकता है। चलिए तो पहले आर्टिकल 143 की बात कर लेते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून पर, सार्वजनिक महत्व जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, जिससे लोगों का फायदा जुड़ा हो, जिससे लोगों का लाभ जुड़ा हो, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व से जुड़े कानून या तथ्य से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो आपको बच्चों क्या बोलना है? आपको इतना बोलना है कि राष्ट्रपति पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा कोई कानून या कोई तथ्य से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। यही राष्ट्रपति की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि दोनों आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन सलाह राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से। अब इसमें सवाल यह पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर सलाह देने के लिए बाध्य है या नहीं है, क्योंकि यह भी हमको देखना पड़ेगा। यह भी बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो याद रखना बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक महत्व पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे या ना चाहे, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा तो राष्ट्रपति को सलाह नहीं देगा। यह उसकी बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है, लेकिन वह पब्लिक इंटरेस्ट का कोई कानून होना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय निर्भर करती है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श देगा या राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देगा। चलिए बहुत अच्छे। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं नोट लगाकर कि अनिवार्य नहीं है अनिवार्य नहीं है कि सार्वजनिक महत्व के किसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे, राष्ट्रपति को परामर्श दे। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे भी सकता है और परामर्श नहीं भी दे सकता। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता,
तो ये है इस कंडीशन, इस आर्टिकल की कंडीशन, इस आर्टिकल की टर्म्स जो आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको पूरा चीज समझ में आ रही होगी कि राष्ट्रपति ने किससे सलाह ली, किस मामले में ली, क्या सुप्रीम कोर्ट उस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है या नहीं है। यह आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने एक सलाह मांगी थी 1993 में। राष्ट्रपति यह कहते हैं कि 1993 में उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी भारत में। तो भारत में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसमें पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। कुछ ऐसा था, नहीं, बाबरी मस्जिद पर कुछ विवाद हो गया था कि इस जमीन पर राम मंदिर है या इस जमीन पर बाबरी मस्जिद थी। तो कुछ ऐसा विवाद हो गया था, यानी जमीन से जुड़ा विवाद जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है। और पब्लिक इंटरेस्ट के विषय में जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी बाबरी मस्जिद को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया था और कहा कि हम आपको इस विषय पर अपना परामर्श नहीं दे सकते। तो क्या राष्ट्रपति हमेशा परामर्श देने से मना ही करेगा? जी नहीं, वो कभी कभी इस मामले में परामर्श दे भी सकता है। लेकिन 1993 में बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद विवाद में, बाबरी मस्जिद के जमीनी विवाद में, जमीनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मना कर दिया। राष्ट्रपति को सलाह देने से मना किया, सलाह देने से मना किया। देने से मना कर दिया। और भाई ये संवैधानिक है। आप ये मत सोचिए कि राष्ट्रपति का अपमान हो गया, नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट के से जुड़े मामले सरकार देखती है और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती। अब जैसे कि आपको पता है कि इस समय राम मंदिर बना था, ठीक है, राम मंदिर उसी जगह बना है जहां पर बाबरी मस्जिद पर विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी तो अपने राम मंदिर का फैसला सुनाया है कि वहां पर राम जन्मभूमि थी, वहां पर राम जी का जन्म हुआ था, वहां पर राम जी की मूर्ति मिली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करती है कि वहां पर राम मंदिर अयोध्या ही बनेगा। और मस्जिद के लिए दूसरी जमीन को दे दिया गया था, मस्जिद के लिए जमीन अलॉट कर दी गई थी दूसरी, कि यहां पर आप मस्जिद बना सकते हैं। तो कुल मिला के अब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना परामर्श दिया है, अपना डिसीजन दिया है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय मुद्दा बहुत गर्म था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा उचित समझा वैसा अपना फैसला सुना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में फैसला देने से मना कर दिया था, राष्ट्रपति को सलाह देने से मना कर दिया था। लेकिन अब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया था ना। तो यह सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो फैसला दे और वो फैसला ना दे। लेकिन आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 के अनुसार यह बताया जाता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह केवल उन्हीं मामलों में ले सकता है जब संविधान लागू होने से पहले, यानी 1950 से पहले, जब भारतीय संघ और देशी रियासतों के बीच में जो संवैधानिक संधि हो गई थी, जो समझौते किए गए थे, यदि संधि या समझौते से उत्पन्न कोई विवाद है तो उससे संबंधित राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो हमारे भारत यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों का एकीकरण कर रहे थे। तो देशी रियासतों के एकीकरण के समय जब सरदार पटेल जी ने देशी रियासतों के साथ, वहां के राजकुमार, वहां के राजाओं के साथ जो संधि की थी, जिसे समझौता या संधि कुछ भी कह दीजिए आप, तो देशी रियासतों के बीच में और भारत के बीच में जो संधि की गई थी, उससे जो भी विवाद उत्पन्न होता है उसका सीधा सीधा मामला 143 आर्टिकल सब क्लॉज 2 में जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्य होती है। मतलब इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा ही देगा इस मामले में। यानी इस पर सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कर सकता कि मैं सलाह दूंगा या नहीं दूंगा। यानी सेकंड वाली कंडीशन में, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले आर्टिकल में, सब क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। चलिए तो लिख लेते हैं इसमें एक बार। लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से
राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं मामलों में सलाह मांग सकता है या उन्हीं मामलों में परामर्श कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं मामलों में परामर्श कर सकता है जब संविधान लागू होने से पहले, जब संविधान लागू होने से पूर्व संघ यानी भारत और देसी रियासतों के बीच में यानी प्रिंसलेस स्टेट, देसी रियासतों के बीच में जो संधियां या समझौते किए गए, जो संधियां एवं समझौते किए गए उनसे उत्पन्न कोई विवाद, उसी मामले में, जैसे कि राष्ट्रपति को लगता है कि भाई 1949 में 1947 में किसी देसी रियासत के साथ कोई समझौता किया गया था या कोई संधि की गई थी। अब वह देसी रियासत उस राज्य और केंद्र के बीच में हुई है लड़ाइयां। भाई आज कोई राज्य है तो उस समय यह देसी रियासत रहा होगा, और जब देसी रियासत रहा होगा तो उस समय सरदार पटेल जी ने कोई संधि की होगी उससे। लेकिन आज वो राज्य भारत सरकार से इस बेस पर लड़ रहा है कि हमने जो संविधान के लागू होने से पहले जो संधि की थी, मैं उसका आज क्या करता हूं, खंडन करता हूं। तो इस बेस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। तो लिख देंगे कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। यानी इस कंडीशन में यदि आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख के भेज दिया है कि इस समझौते या इस संधि के बारे में मुझे समझाइए, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने से मना नहीं कर सकता, वो देगा ही देगा सलाह, ये कंपलसरी है। लेकिन इस वाली कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। बेटा देखो, हमेशा याद रखना कि एक जो पेपर हो सकते, जो भी कमीशन का आप पेपर देते हैं, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे यूपीएससी का दीजिए, चाहे आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हमेशा याद रखना पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी से आप जितना भागोगे ना, पॉलिटी आपके पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, पॉलिटी आपके पीछे उतना ही आएगी आप जिससे इतना भागोगे, क्योंकि ये एक मात्र ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको सरकार की कार्यप्रणाली और सरकार की व्यवस्थाएं और आपके अधिकारों के बारे में बताती है आपको। तो पॉलिटी आपको पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मतलब है कि पहले तो सरकार की भाषा को बताइए, सरकार है क्या। यदि आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का पद हो सकता है, और जहां पर गवर्नमेंट आ जाती है वहां पर सरकार की कार्यप्रणाली जरूर आती है। तो इसका मतलब है कि आप जिस पद की तैयारी कर रहे हैं वो एक सरकारी पद है, और सरकार संविधान से चलती है, तो वही संविधान में आपको पढ़ा रहा हूं। तो पॉलिटी पेपर में ना आए यह ऐसा हो ही नहीं सकता। बस अंतर इतना है कि पेपर के हिसाब से पेपर का लेवल डिसाइड होता है। जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम है प्री का, तो अंतर थोड़ा बहुत फरेगा कि भाई एसएससी का एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूपीएससी का लेवल थोड़ा सा अच्छा आएगा। मान लो किसी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जैसे कि अभी यूपीपीसीएस का हुआ था, तो उसमें यूपीएससी से थोड़ा सा कम लेवल का ठीक ठाक लेवल आ जाता है। एसएससी का एग्जाम है तो फैक्चुअल आते हैं डायरेक्ट कि भैया ये बताती है। लेकिन आजकल एसएससी भी फैक्चुअल डेटा नहीं दे रहा है पॉलिटी में से। वो डेटा कैसे दे रहा है उठा के? वो डेटा दे रहा है आपको कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, कि विच स्टेटमेंट आर इज करेक्ट या नॉर करेक्ट।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के आपको एसएससी में डाल रहा है और आप स्टेटमेंट को पढ़ के हो जाते हैं घन चक्कर, और घन चक्कर जहां हुए वहां पर एग्जाम हॉल में आपके पसीने छूट जाते हैं और वहीं पर आप अपना हथियार पटक देते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है एग्जाम, या फिर बैठे बैठे गोला बनाते रहते हैं, तुक्का लगाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं कि कब टाइम होगा, टाइम हो गया, अच्छा ठीक है घंटी बज गई, चलो भागो यहां से। कह देंगे घर वालों से पेपर ठीक नहीं गया या पेपर कठिन आया था। अब आजकल के बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो घर वालों से यह कह देते हैं कि पेपर का लेवल बहुत टफ था। कभी कभी ऐसा होता है, देखो पेपर का लेवल टफ था तो वो सभी के लिए था, समझे ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का माइंड ऑफ स्टेटस सेम है, अलग अलग हो सकता है, किसी को देर तक याद रहता है तो किसी को जल्दी भूलने की आदत होती है। अब कोई व्यक्ति पूरे साल मेहनत करता है लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद भूल जाता है, होता है ना, भूल जाता है, यानी उसे कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरी साल मेहनत करते हैं लेकिन जैसे ही घबराहट होती है तुरंत भूल जाते हैं, घबराहट में पसीने छूट जाते हैं और पसीनों से सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें एग्जाम होने तक याद रहता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं एग्जाम हो या ना हो वो हमेशा याद रखते हैं। तो 4 प्रकार की कैटेगरी के बच्चे होते हैं, और एक वो मूर्ख है जो मेहनत करते ही नहीं है, जो पढ़ते ही नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर कई प्रकार की कैटेगरी है। आप किस कैटेगरी में, पहले ये देखिए। देखो मैं मानता हूं कि आपकी किस्मत में कोई नौकरी होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो नहीं लिखी ना आपकी किस्मत। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यदि आपके, देखो बच्चों, एक कहावत कही जाती है, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक होता है, ये पूरा एक सर्किल है हमारे लाइफ का, समझे, और यहां पर ये पूरा सर्किल है, यहां पर एक ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्रिज। बस याद रखना कि ये तो होता है अनुशासन, यहां बीच में होता है लक्ष्य, और यहां होती है सफलता। यदि आप अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हो तो वही सफलता मानी जा सकती है। यानी कुल मिला के अनुशासन, लक्ष्य और सफलता के बीच में एक ब्रिज होता है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले आप किसी भी अनुशासन तरीके से अपनी मेहनत करते हैं, अपना हार्डवर्क करते हैं, फिर उसके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, और लक्ष्य प्राप्ति करने के बाद आपको जो फील होता है वो सक्सेस का फील आता है, उसे कहते हैं सफलता, जिसे आप अपनी भाषा में सक्सेस कहते हैं। हालांकि सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो वो सफल हो गया, नहीं, किसी को अपना लक्ष्य मिल गया तो वो सफल हो गया। मैं तो ये कहूंगा सरकारी नौकरी ही सफलता नहीं होती है, लेकिन जो भी व्यक्ति आज, जैसे किसी को सिंगर बनना है, अच्छा, किसी को डांसर बनना है, किसी को अच्छा टीचर बनना है, किसी को अच्छा राइटर बनना है, किसी को अच्छा डॉक्टर बनना है, किसी को अच्छा सरकारी एम्प्लॉय बनना है, किसी को अच्छा आईएएस बनना है, तो ये क्या है? ये लक्ष्य हैं सभी के। अब लक्ष्य तो डिफरेंट है ना, लेकिन अनुशासन तो एक ही है। बस यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। चलिए तो यहां तक आप समझे, यानी आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 की बात। चलिए, तो इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य होता है। लेकिन मुद्दा इस बात का आता है कि सर, अब तक हमारे भारत में राष्ट्रपतियों ने सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार सलाह मांगी है? मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक, अब तक हमारे भारत के राष्ट्रपतियों ने सुप्रीम कोर्ट से 10 बार सलाह मांग चुके हैं। कितनी बार? 10 बार। तो आप लिख सकते हैं इस बात को। चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं, एक बार नोट करके। तो लिखेंगे कि अब तक भारत के राष्ट्रपतियों ने, अब तक भारत के राष्ट्रपतियों ने सुप्रीम कोर्ट से 10 टाइम्स, कितनी बार?
10th टाइम्स 10 बार सलाह मांग चुके हैं या सलाह मांगी है, 10 बार सलाह मांगी है। अब ये मत कहना कि सर कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है और कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने सलाह नहीं दी है। इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके और द्रौपदी मुर्मू तक, जो अभी भी हैं भारत की राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कोर्ट से 10 बार सलाह मांग चुके हैं। अब इन पर कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि पहला मुद्दा था, सबसे पहली बार सलाह मांगी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिल्ली लॉ एक्ट पर, दिल्ली कानून बिल पर मांगी गई थी, या दिल्ली कानून अधिनियम, और यह था 1951 का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। दूसरी बात करें तो फिर मांगी गई थी केरला एजुकेशन बिल पर। किस पर? केरला एजुकेशन बिल पर। केरला एजुकेशन बिल जो था, इस पर सलाह मांगी गई थी 1958 में। और 1993 में जब बाबरी मस्जिद का विवाद होता है, जिसे जमीनी विवाद कहते हैं, कि वहां पर पहले राम थे या पहले मस्जिद थी, इस केस को लेकर सलाह मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए यहां पर सलाह देने से मना कर दिया था। तो चलिए, तीसरा केस आया था 1993 में, और 1993 में बाबरी मस्जिद का केस था। तो बाबरी मस्जिद का जो केस है उस पर सलाह देने से मना कर दिया था। उसके अलावा और भी कई सारे केस हुए, जैसे कि 2002 में गुजरात विधानसभा के चुनाव थे। गुजरात विधानसभा के चुनावों में क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में टक्कर हो जाती है और लड़ाइयां हो जाती हैं। यानी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन इंडिया और भारत सरकार या राज्य सरकार के बीच में कभी कभी टकराव पैदा हो जाता है। तो उस टकराव के संबंधित राष्ट्रपति ने तुरंत गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। तो इसका मतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में क्या हो गई थी? टक्कर हो गई थी। और इसी टक्कर को देखते हुए 2002 में भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को 10 बार, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 10 बार सलाह मांग चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन उठता है कभी कभी, जो बच्चों से मैं कई बार पूछता भी हूं, कि इस वाली कंडीशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन इस वाली कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट यहां भी राष्ट्रपति को सलाह दे देता है। मान लीजिए इफ कंडीशन कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मान गया और यहां पर तो सलाह देगा ही देगा। तो दोनों ही कंडीशन में मान लो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे देता है, तो क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? आपको मैं बता दूं, दोनों ही केस में यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे भी देता है, इसमें तो देगा ही देगा, लेकिन इसमें भी दे देता है, तो दोनों ही मामलों में, दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। यानी राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, यह उसके स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। चलिए, तो इस बात को लिख लीजिए। कि अनुच्छेद 143 सब क्लॉज 1 बा 143 सब क्लॉज 2 दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह या दिया गया परामर्श या सलाह
राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। तो बच्चों आपको यहां पर तो थोड़ा बहुत गौर करना ही होगा कि भाई मान लीजिए, देखो इसमें तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे या ना दे, दोनों ही कंडीशन काम करती हैं। और इस वाली कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यता माना गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा ही देगा। मान लीजिए कि इस वाली कंडीशन में भी सलाह दे देता है और ये वाली कंडीशन में सलाह देगा ही देगा, तो दोनों ही कंडीशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो कह भी सकता है कि मैं आपकी सलाह को नहीं मानता। चलिए, तो बहुत अच्छे, यानी आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिशरी की बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जिसमें भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून तथा अंतरराष्ट्रीय समझौता या संधि के मामले में से उत्पन्न विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह शक्ति दी है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता है। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं, एक पावर और है सुप्रीम कोर्ट की जो उसके जुडिक्शन में आती है, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू जुडिक्शन। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट पावर है, उसका नेक्स्ट कार्य है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। देखिए, आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है, यह सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष और बड़े दर्जे का बनाती है। बड़े दर्जे का बनाती है। आपको पता है कि ऐसा ही प्रावधान अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में भी है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसे दे रखी है। यानी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट भी कार्यकारी और विधायी आदेशों या सरकार के किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकती है। यह अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है और हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है। समझे ना? और यह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की आत्मा कही जाती है, उसकी मूल विशेषता कही जाती है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय, चलो वो बात बाद में करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखें, इसमें कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ है, लिख देंगे कि इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट की वह पावर, इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति, सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति जिसमें वह विधायी और कार्यकारी आदेशों की, जिसमें वह विधायी एवं कार्यकारी आदेशों या निर्णयों, डिसीजंस, निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करता है। संवैधानिकता की जांच की जाती है। संवैधानिकता की जांच की जाती है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं तो लिख देंगे कि अमेरिकी संविधान से, यानी अमेरिकी संविधान से इस पावर को, अमेरिकी संविधान से इस शक्ति को लिया गया है। इस शक्ति को लिया गया है
अमेरिकी संविधान से। और यह न्यायपालिका की एक मूल विशेषता है। क्या है? यह न्यायपालिका की एक मूल विशेषता है। और लिखेंगे कि यह सुप्रीम कोर्ट की एक मूल विशेषता है, एक मूल विशेषता है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक मूल विशेषता है। बच्चों याद रखना कि हमारे न्यायपालिका में यदि न्यायिक समीक्षा की शक्ति को हटा लिया जाए ना, यदि यह पावर आज हमारी भारत की न्यायपालिका में काम नहीं करे, इसको खत्म कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को अपाहिज माना जाता है, अपाहिज समझा जाता है। जैसे कि शरीर तो है लेकिन उसके अंदर से वो आत्मा निकाल ली है, तो इसका मतलब इसे हम न्यायपालिका की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको न्यायपालिका की आत्मा कहा जाता है। न्यायपालिका की आत्मा कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। और जिस बारे में आप सोचते हैं ना कि न्यायपालिका हमारे लिए न्याय करती है, हमारे लिए जस्टिस करती है, जब भी कभी सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही करती है या हमारा दमन करने की कोशिश करती है या कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों से मैच नहीं करता, और तानाशाही सरकार को रोकने का काम सबसे बड़ी पावर न्यायिक समीक्षा शक्ति है। यह सरकार की तानाशाही को और सरकार के द्वारा संविधान के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का काम करती है। चलिए, तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का जो महत्व है, आप इसके बारे में एक बार जानने का प्रयास करें। देखें तो पहली बात आपको पता है, लिख सकते हैं आप इसमें कि इसका अर्थ है, ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से लेना, सुप्रीम कोर्ट की मूल विशेषता है ये, और ये न्यायपालिका की आत्मा कही जाती है। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या होता है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संसद से, यानी संसद से और किसी भी राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले कोई भी निर्णय की संवैधानिकता की जांच करती है। जैसे कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मान लो आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं अभी, जो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं, और डेप्यूटी सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, जो पहले सीएम हुआ करते थे। तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र के लोगों के लिए कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, या कल को राजस्थान की सरकार एक ऐसा कानून बनाए अपनी विधानसभा से कि वह लोगों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर इतनी है कि वह उस राज्य की सरकार के फैसले को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है, उसे जीरो कर सकता है। इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसलिए कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का यह अर्थ होता है कि जब न्यायपालिका किसी भी केंद्रीय या राज्य स्तर पर कार्यकारी और विधायी आदेशों को की संवैधानिकता की जांच करती है, और जांच में यदि वह निर्णय या कोई आदेश संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको शून्य घोषित करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। लिखो, यदि जांच में कोई विधायी या कार्यकारी आदेश, कोई विधायी एवं कार्यकारी आदेश संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक, उस आदेश को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। जैसे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कल को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद से यह कानून पारित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता या घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। मान लो कल वो ये कहते हैं कि भाई एक आर्टिकल है 19(1) डी के तहत किसी भी व्यक्ति को राइट टू फ्री
कहते हैं ना राइट टू फ्री मूवमेंट, यानी भारत के नागरिक को कहीं भी आर्टिकल 19(1)(d) के तहत भारत के नागरिक को कहीं भी आने जाने या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात घूमने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी जी ऐसी सरकार ये ऐसा कानून पारित कर दे तो याद रखिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और इसमें यह कहा गया है कि हमको भारत के किसी भी क्षेत्र में पूरे स्वतंत्र तरीके से कहीं आना और कहीं जाने की पूरी स्वतंत्रता है। संविधान तो यह कहता है, लेकिन सरकार का निर्णय इसके अपोजिट में काम कर रहा है और सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है। तो याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल पावर से का इस्तेमाल करके उस संसद के द्वारा यानी सरकार के द्वारा बनाए गए आदेश को और निर्णय को क्या कर देगा? शून्य घोषित कर देगा, जीरो कर देगा। तो सरकार की तानाशाही को जो मर्यादित करता है वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा है। समझे ना? तो चलिए, तो न्यायिक समीक्षा का कई सारा महत्व है। यह व्यक्ति को न्याय प्रदान करता है, संविधान को बचाने का काम करता है। या अब कोई सरकार आके संसद से यह कानून पारित कर दे, यह बिल पारित कर दे कि आज से हमारा देश भारतीय लोकतंत्र नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। लोकतंत्र तो हमारे संविधान का मूल ढांचा है। तो बस यही चीज है। बहुत अच्छे, यानी इसके खिलाफ आप समझ गए ना एग्जाम्पल में क्या कहना चाह रहा हूं, बस इतना समझ जाए तो आप खुद कर लेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है बच्चों कि एक कानून आया था 2014 में। 2014 में एक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था NJAC और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का एक बिल आया था 2014 में। 2014 में इसको संसद ने पारित कर दिया और संसद से पारित होने के बाद यह आया था अगस्त में। कब आया था? अगस्त में। तो अगस्त 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का बिल आया था जिसमें सरकार के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी थी। और आपको पता है कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका यह कहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इसका मतलब है कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। जब संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ संसद ने यह बिल पारित कर दिया था तभी हमारी न्यायपालिका ने इसको क्या कर दिया? जीरो कर दिया। क्या कर दिया? जीरो कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया कि यह स्वतंत्र न्यायपालिका पर ठेस पहुंचाता है और संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कार्य करता है। अर्थात इसको जुलाई 2015 में, कब? जुलाई 2015 में इसको क्या कर दिया? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो यह है जुडिशियल रिव्यू की पावर। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर से इंपॉर्टेंस क्या क्या है? जैसे कि हर व्यक्ति को चाहे अमीर है चाहे गरीब है, हर व्यक्ति को न्याय मिले, पहली बात। दूसरी बात, संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान की व्याख्या करने में हेल्प करती है। तीसरा काम, सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है कि सरकार तानाशाह ना बन जाए, सरकार कहीं लोकतंत्र को ही खत्म ना कर दे, कहीं रिपब्लिक को ही खत्म ना कर दे, कहीं हमारी इंडिपेंडेंसी को खत्म ना कर दे, कहीं मौलिक अधिकारों को ही खत्म ना कर दे। तो ऐसे करके ये सरकार की तानाशाही को मर्यादित करती है, उसको कंट्रोल करती है। बहुत अच्छे, तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये थी आपकी जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो कि हमारे उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी पावर है। और आपको पता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने इसके साथ खेलने की चेष्टा की है, इसके साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दूं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति को इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 42 में, यानी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में यह संशोधन किया था संविधान में कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। यानी इंदिरा गांधी कहती हैं कि अब विधायी और किसी भी कार्यकारी आदेश की निर्णयों की संवैधानिकता की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। और आपको बता दूं 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में
सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन लिया था और कहा था कि संविधान से संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले किसी भी कानून की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है। यह बात इंदिरा गांधी ने अपने 1976 के अमेंडमेंट में बोली थी। अब बताइए तानाशाही किसकी हो गई? पता नहीं, कुछ लोग पढ़ के आते नहीं है और फिर ऐसे करते हैं, सर सरकार संविधान में बदल देगी, कर देगी। अरे भाई एक बार आप गौर तो कीजिए, आप गौर कीजिए ना एक बार कि इंदिरा गांधी ने जो काम किया था क्या वो सही था? बताइए। और इसका मैंने महत्व भी बताया है कि सरकार की तानाशाही को कंट्रोल करती है। उसके अलावा आप तक न्याय पहुंचाती है, संविधान की व्याख्या करने में हेल्प करता है ये पावर। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसे याद रखें एक बार कि कहां से लिया गया है, ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है और ऐसा एग्जाम्पल कब हुआ था। नेक्स्ट आते हैं संवैधानिक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या करने की भी शक्ति आपको दे रखी है। संवैधानिक व्याख्या देखिए बच्चों, संवैधानिक व्याख्या का मतलब होता है जैसे कि जो संविधान की व्याख्या करे, उसके अर्थ को समझाए, उसकी भावना को समझाए कि संविधान क्या कहता है। आज आपको पता है कि हमारे संविधान की जो मूल कॉपी है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी है, वो आज भी नई दिल्ली के संसद भवन के चैंबर हाउस में रखी हुई है। आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आप तो नहीं जा सकते, खुद मैंने नहीं देखी, आप क्या देखेंगे? तो इसका मतलब यह है कि आप वहां जाकर उसकी फोटोकॉपी देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको देखना ही है, आपको देखना है कि मूल कॉपी कैसी दिखती है सर, कैसी होती है, हम देखना चाहते हैं, जिस संविधान को हमने पढ़ा उसे नहीं देख पाए तो क्या जीवन में कमाया? तो ऐसा करिए, आप राजस्थान के जयपुर में जाइए और राजस्थान के जयपुर में जाके गवर्नर हाउस में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना है, वहां जाकर आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क में एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को लेकर म्यूजियम बनाया गया है। आप वहां पर जाएंगे, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, गुलाबी नगरी। वहां जाइए, जयपुर में जाकर गवर्नर हाउस, जिसे राजभवन कहते हैं, जहां पर गवर्नर बैठता है, गवर्नर हाउस में के परिसर में, के कॉम्प्लेक्स में, उसके बेडरूम की बात नहीं कर रहा मैं कि वहीं वहीं जाके कहीं आंदोलन ना कर दो आप कि कहां है पार्क। उसके कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि बहुत बड़ा घर होता है उनका, ऐसा छोटा मोटा तो घर नहीं होता, तो गवर्नर हाउस में, राजभवन में आप जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर एंट्री करते वक्त टिकट लगती है, वहां से टिकट कटाइए और उसके कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी जगह में कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना हुआ है, वहां पे जाइए। तो वहां पे आपको 1946 का वो सीन याद आ जाएगा। यानी पूरे के पूरा माहौल ऐसा बनाया गया है जैसे कि अंबेडकर जी भाषण देते हुए ऐसे उंगली करते हुए दिखाए गए, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको वास्तव में अंबेडकर जी ही खड़े हैं। बिल्कुल महात्मा गांधी का चित्र बनाया दिया गया है, चलते चलते किताब लेके संविधान सभा में अंबेडकर जी आ रहे हैं, नेहरू जी बात कर रहे हैं पटेल जी से, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं उसमें, बहुत ही अच्छी है। यानी आप जाइए तो वहां पे थोड़ा बहुत फील ले सकते हैं असेंबली का कि सर असेंबली में क्या चल रहा था उस वक्त, क्या बातें कर रहे थे सर लोग, वहां पे कैसी डिबेट चल रही थी, कौन बैठा था चीफ ऑफ द सीट पर, कौन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो कैसे बैठे थे, कैसे लोगों की बातों को सुन रहे थे। आपको देखो कहते हैं ना कि किसी भी चीज में जाने के लिए, अब उस समय में तो टाइम मशीन नहीं ला सकता मैं कि वहां पर आपको ले जाऊं, वहां आपको दिखा दूं, ठीक है, तो टाइम मशीन तो मेरे पास है नहीं है और ना किसी आपके पास होगी, तो जाने से तो आप उस समय में रहे। हाँ, आप पढ़ के या ऐसी चीजों को देखकर ये फील कर सकते हैं कि सर उस समय ऐसा हुआ होगा जो किताबों में लिखा हुआ है। तो वहां जाकर आप जाइए, देखिए और एंजॉय करिए और जयपुर का भी घूम के आइए। चलिए, तो संवैधानिक व्याख्या में यह बताया जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये अन्य शक्ति और है, मतलब एक और शक्ति और है, संवैधानिक व्याख्या। भारत की सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अर्थ, उसकी भावना और उसकी समझ को बताने वाला अंतिम और सबसे टॉप बॉडी कहा जाता है। यानी इससे ऊपर कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो संविधान की व्याख्या कर सके, और संविधान की व्याख्या
करने का पूरा अधिकार भारत की सुप्रीम कोर्ट को है। चलिए, तो इस बात को लिख देते हैं यहां पर। कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या, उसका अर्थ और उसकी भावनाओं को समझा सके, कि वह संविधान के अर्थ एवं उसकी भावनाओं की व्याख्या कर सके, उसकी भावनाओं की व्याख्या कर सके और संविधान की व्याख्या करने वाला भारत का अंतिम और शीर्ष संस्था कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम एवं शीर्ष संस्था कहा जाता है। शीर्ष न्यायालय माना जाता है या कहा जाता है, शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। तो बहुत अच्छे, यानी ये थी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लेनेशन, ओके, या कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरम। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकती है। और ऐसा कई बार हुआ है बच्चों, जैसा कि आपको पता है रमेश थापर के केस में ऐसा हुआ था। रमेश थापर का केस था स्टेट ऑफ मद्रास का, तो उसमें रमेश थापर के केस में ये बताया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ये आपको लिखना है। तो रमेश थापर का केस था, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे संविधान की व्याख्या को समझाया था, या किसी एक पर्टिकुलर चीज को वो समझा सकता है। यह भी हो सकता है कि पूरे संविधान की व्याख्या तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो संविधान के किसी भी भाग की या किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या कर सकता है आपको, यदि आपको समझ नहीं है उसकी तो रमेश थापर को की गई होगी, उस समय मद्रास के थे ये। तो ठीक है, तो चलिए अब अभी इतना ही रखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत और रह गया है, 2 टॉपिक और रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे और ये चैप्टर वहीं की वहीं फिनिश हो जाएगा। तो चलिए, और हां, अंत में जाते हुए आपको इस संस्था की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपके परिवार के लिए और आपके लिए नई खुशियां लाए, नई उमंग लाए और नए उत्साह से आपको बढ़ दे। बस हम यही चाहते हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।